नमस्कार, मैं हूं निशांत बिसेन और हमारे इस चुनावी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बालाघाट लोकसभा उन कॉन्स्टिट्यूंसी में शुमार है जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। 19 अप्रैल को यहां पर वोट पड़ेंगे। इससे पहले जनता के क्या मिजाज है, प्रत्याशी क्या सोच रहे हैं, जनता का क्या मूड है और इस पूरे लोकसभा के मन में क्या छिपा है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आज एक छोटी सी कोशिश यहाँ पर हमने की है कि सारे दलों के प्रतिनिधि, आम जनता, पत्रकार और गणमान्य लोग जुटें और बताएं कि इस लोकसभा क्षेत्र की क्या ज़रूरतें हैं। तो आइए इस शो की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बालाघाट लोकसभा से प्रत्याशी भारती पारधी मौजूद हैं, मेरे साथ मौसम बिसेन मौजूद हैं जो कि यहाँ की बीजेपी नेत्री हैं, मेरे साथ सीनियर लीडर्स मौजूद हैं, अनूप सिंह बैस हैं कांग्रेस की तरफ से, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सोहन वैद्य जी मौजूद हैं, मेरे साथ अशोक मोटवानी मेरे सहयोगी मौजूद हैं और तमाम युवा साथी मेरे साथ हैं। और शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले मैं टिप्पणी आपकी लूँगा वैद्य साहब। लोकसभा चुनाव की दुंदुभी बज चुकी है। विगत 30 वर्षों से यहाँ पर बीजेपी के जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो इस इलेक्शन को इस बार आप किस तरीके से देखते हैं? मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि भाजपा के लिए वर्तमान परिस्थिति में चुनाव बहुत आसान है। भाजपा के लोग मान रहे हैं कि हमको कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया है, पर मुझे लगता है कि भाजपा को अपनी मेहनत को लगातार बरकरार अगर नहीं रखा तो उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस अभी वर्तमान में बिखरी हुई है और अगर एकजुट हो गई कांग्रेस तो कहीं ना कहीं मुकाबला बराबरी पर आने की स्थिति में आ सकता है। तीसरी शक्ति में कंकर मुजारे जी क्या परफॉर्मेंस देंगे उसका प्लस माइनस भाजपा और कांग्रेस के साथ जाएगा। जहाँ तक हम बात करें कि शासकीय योजनाओं की, उन योजनाओं का कोई प्रभाव बालाघाट में देखने को नहीं मिलता है। जैसे हम सोचें कि आयुष्मान कार्ड, तो उसमें पैसा ही नहीं मिला है। 6 महीने से प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं आया है। 3100 बोनस के मुद्दे को कांग्रेस उछाल रही कि भाई 3100 रुपये किसानों को नहीं मिला है। पर भाजपा का वोट बैंक जातिगत गणित जो बालाघाट में काम करता है और कांग्रेस का सक्रिय नहीं होना, उनके एकजुट नहीं होने का फ़ायदा भाजपा उठा सकती है और उनके कार्यकर्ता उठाएंगे तो निस्संदेह चुनाव कांटे का हो सकता है। और जिस ढंग से भाजपा ने घेराबंदी की है अपने चुनाव प्रचार को लेकर और अभियान को लेकर, उसको देख के अभी तो लग रहा है आज की डेट में कि भाजपा थोड़ी मजबूत स्थिति में है। मैं कांग्रेस के नेता अनूप सिंह बैस की तरफ चलता हूं। बैस जी, आप कितने सहमत हैं? क्या आपके प्रत्याशी कमज़ोर हैं वाकई? देखिए, कहीं से भी कमज़ोर नहीं है हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी। और जहाँ तक बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र का सवाल है तो मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश और देश में इस अकेले 2 जिलों से लगभग 15% की राजस्व की राशि खनिज और वन संपदाओं से जाती है। जहाँ पर इतना बड़ा खनिज का भंडार है, वन संपदाएं हैं, वहाँ पर जिस तरह की आभाओं की आग लगी हुई है। और यहाँ पर हमेशा से जो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा आता है और वो चेहरा बदल दिया जाता है यह कहकर कि हमारे सांसद का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। अगर सांसद का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि बालाघाट की जो जिन विषयों पर दुर्दशा हो रही है, जैसे मान लीजिए आप, अगर हम अकेले रेलवे की बात करें तो जिस तरह से यहाँ ब्रॉडगेज का निर्माण हुआ और ब्रॉडगेज निर्माण के बाद ट्रेनों की लेट लतीफ़ी 6-6, 7-7 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं। लोगों ने गोंदिया बालाघाट के बीच में जिनका रिजर्वेशन गोंदिया से होता है, उन लोगों ने ट्रेन का साधन अपनाना बंद कर दिया। ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्याएं, अगर हम उद्योग की ही बात करें तो बालाघाट ज़िले से बहुत बड़ा मजदूरों का वर्ग पलायन इसलिए करता है कि यहाँ पर उद्योग नहीं है। यहाँ पर कभी शक्कर कारखाने के नाम पर चला गया, तो इस तरह से ये उद्योग विहीन जिला जो इन वन संपदाओं से और खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, यहाँ पर जिस तरह का परफॉर्मेंस सांसद का होना चाहिए, निश्चित तौर पर हर विषय में हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार जी, जिन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, पूरी तरह से खरे उतरते हैं। उन्होंने जिला पंचायत के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व साबित किया है, प्रमाणित किया है और हम लोकसभा में भी प्रमाणित करेंगे। बिल्कुल, सम्राट सिंह सरस्वार को एक सशक्त उम्मीदवार मानते हैं कांग्रेस के नेता, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि कांग्रेस पहले महिला उम्मीदवार दे चुकी है, लेकिन बीजेपी ने पहली दफ़ा यहाँ पर महिला प्रत्याशी दिया है। वारासिवनी से सोनू जैन मेरे साथ हैं। सोनू जी, किन मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी चुनाव में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो पहले तो मैं आपको कांग्रेस की बता दूं
कि एक और कांग्रेस में घमासान है, तो भारतीय जनता पार्टी ने समाधान दिया है। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस की ओर से इतनी बड़ी बड़ी जो बातें कर रहे हैं, तो रेलवे पे अगर मैं बात करूं तो पहले आपकी जानकारी मैं सुधार दूं रेलवे को लेकर कि 44,000 किलोमीटर की रेल लाइनें भारत में थी। मोदी सरकार ने 43,000 किलोमीटर की लाइन को पहले तो इलेक्ट्रीफाइड किया, डीजल इंजन खत्म किए। हो रहा है, प्रगति हो रही है। कांग्रेस आज सिर्फ ये तय नहीं कर पा रही है कि वो अपनी जमानत के लिए फॉर्म भरे जो जेल से अंदर हैं, या फिर चुनाव लड़ने के लिए फार्म करें। कहीं से लेके कहीं तक कांग्रेस चुनाव के मैदान में शामिल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने एकात्म मानववाद पे काम कर रही है। कांग्रेस जहाँ परिवारवाद पे काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानववाद पे काम कर रही है। आप उस व्यक्ति से जाके पूछो जिसके सर पे छत मोदी ने दिया है। आप उस बहन से जाके पूछो जिसे करोड़पति बहन का दर्जा मोदी ने दिया है। आप उस व्यक्ति से जाके पूछो जिसके घर में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता था, घर के बर्तन जेवर बेच के जो व्यक्ति इलाज कराता था। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड अगर किसी ने दिया है तो मोदी सरकार ने दिया है। इन्होंने क्या दिया? ये इंदिरा आवास पे चलते थे, 3 इंदिरा आवास देते थे, वो भी 3 यही नाम तय करते थे। ये 3 गैस के सिलेंडर देते थे, वो भी नाम यही तय करते थे। ऐसी न जाने कितनी योजनाएं जहां से पिछले 65 वर्षों से सिर्फ छलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। आज भाजपा की आप एक एक चीज उठा के देख लीजिए। क्यों 2014 के बाद एक क्रांति आई है देश में। जब जब आम चुनाव हुए हैं तब सिर्फ 2 ही बार देश में परिवर्तन हुआ है। एक 1977 का चुनाव आप ले लीजिए जब इमरजेंसी लगी थी, और एक 1984 का चुनाव ले लीजिए जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी। पर 2024 के बाद स्वस्फूर्त जनता घर से निकल के सिर्फ मोदी के नाम पर, मोदी के काम पर और मोदी की बात पर वोट देने तैयार बैठी है। कांग्रेस के पास क्या बचा है? आप तो जिस नेता का फॉर्म भराने जाते हैं वो शाम को दूसरे दल में शामिल हो जाता है। आप जनता के बीच में किस विषय को लेकर जा रहे हैं? पहले आप घर की लड़ाई शांत नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं इस चुनाव में कांग्रेस को गिनता ही नहीं हूं। कांग्रेस को ये रेस में ही नहीं मानते हैं, लेकिन आप युवा राजनेता भी हैं, साथ में एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। आप कांग्रेस की संभावनाओं को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव में जब तक परिणाम नहीं आ जाते तब तक हम जीत हार तय नहीं कर सकते। दोनों प्रत्याशी अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 4 जून के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम बेसिक बात करें वैचारिक स्तर पर, तो कांग्रेस ये पूछना चाहती है कि बालाघाट क्योंकि एक किसान कृषक प्रधान जिला भी है, तो यहाँ पर जो धान के रेट हैं वो 3100 रुपये का जो वादा किया था बीजेपी ने, वो अब तक क्यों नहीं दिया गया? एमएसपी प्राइस पर धान के अलावा जो गेहूं का 2700 रेट डिसाइड किया था वो क्यों नहीं दिया गया? 450 रुपये गैस सिलेंडर के को लेकर जो घोषणा की थी चुनाव के समय, वो अब तक क्यों नहीं मिली? और लाडली बहना योजना में जो इन्होंने 8,000 करोड़ का बजट बनाया, उसके बाद अभी जो 3,000 रुपये देने का वादा किया था 1250 मिल रहा है। 5 अप्रैल को अभी इस बार की किस्त आनी है, तो ये क्यों नहीं मिल रहा है? बेसिक मुद्दे बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, इस पर कोई डिस्कशन, कोई चर्चा नहीं हो रही। रही बात बीजेपी कांग्रेस की, तो प्रत्याशी दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी विचारधारा के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये बालाघाट की 18 लाख जनता को तय करना है कि वो दिल्ली किसको भेजते हैं। जो योग्य होगा, बेहतर होगा, वो जाएगा। लेकिन बेसिक मुद्दों पे कोई भी बात नहीं हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो भी वादे भाजपा ने किए थे चुनाव विधानसभा के दौरान, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धान का जो 3100 रेट है वो क्यों नहीं मिल रहा है। बिल्कुल 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 सवाल पूछे ही जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो में कहा था कि 3100 रुपये धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। और मोदी की गारंटी के बीच लोग ये पूछ रहे हैं कि इस गारंटी का क्या हुआ। मेरे साथ युवा नेत्री मौसम बिसेन हैं। इन चुनौतियों के बीच 400 पार की संभावनाओं को आप किस तरीके से देखती हैं? भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति, नियत और नेतृत्व के साथ विकास, जनता का विश्वास और अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ चुनाव मैदान में है। ये बात सही है कि जो घोषणा पत्र था वो हमारा संकल्प पत्र है, और संकल्प पत्र आगामी 5 वर्षों का संकल्प पत्र है। ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि चुनाव होगा और तुरंत ही सारी चीज़ें लागू हो जाएगी। जिस पार्टी ने, जिस विचार ने इस बात की शुरुआत करी है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने किसान सम्मान निधि की शुरुआत करी है, लाडली बहनों को उनका हक देकर आर्थिक रूप से मजबूती का काम किया है, स्व सहायता समूहों के माध्यम से उनके आत्मनिर्भर होने का मार्ग प्रशस्त किया है।
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। भाजपा की सोच है, उन्होंने किया है और आने वाले समय में भी करेंगे। वहीं अगर हम कांग्रेस के शासनकाल और उनकी बातों को करते हैं तो ये हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस अधिकार से कांग्रेस किसानों के हक की बात करती है, जिनके कार्यकाल में किसानों के फसल पर लाल झंडी लगा दी जाती थी, उनके जो कभी गाड़ी कभी सामान की कुर्की हो जाया करती थी। अगर हम कह सकते हैं कि वाकई कि जो 4 भाषा मोदी जी कहते हैं, किसान, महिला, गरीब और युवा, इस चारों लोगों के लिए, चारों समुदाय के लिए कुछ अच्छा हो, देश आगे बढ़े और हमारा भारत विश्वगुरु और विकसित भारत बने, इस दिशा में अगर कोई सक्षम नेतृत्व है तो ये हमें बोलने की ज़रूरत नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को जानती कि वो सिर्फ संभावना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। कंकर मुंजाने मेरे साथ हैं, जो कि बीएसपी के कैंडिडेट हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, लंबा अनुभव रखते हैं, विधानसभा में नेतृत्व कर चुके हैं बालाघाट का, लोकसभा में नेतृत्व कर चुके हैं, एक बार फिर चुनावी अखाड़े में हैं। सर, किस तरीके से इस चुनाव में हैं आप? बहुत मजबूत तरीके से हैं और चुनाव हम जीतेंगे। लोगों पे पूरा विश्वास है हमको। हाथी इस बार चुनाव जीत के जाएगा, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनका कोई संघर्ष नहीं है, कोई उनके द्वारा कोई आंदोलन नहीं किया गया किसी समस्या को लेकर, और मतदाता भी उन्हें कोई ठीक पहचान नहीं पाता है। तो ऐसी हालत में चुनाव हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे। तो ये स्थिति बालाघाट की है और बालाघाट की जनता फैसला करेगी कि लोकसभा में ये 3 उम्मीदवार है, बीएसपी, भाजपा, कांग्रेस, इसमें मजबूत उम्मीदवार कौन है, अनुभवी कौन है, संघर्ष कौन कर सकता है, कौन लड़ाई लड़ता है अभी तक। कांग्रेस के उम्मीदवार को एकदम से ला के थोपा गया है और जो अच्छे उम्मीदवार उसमें कांग्रेस में आ सकते थे उनको दरकिनार किया गया है। एक संभावना आपके नाम की भी थी। नहीं, मुझे तो संभावना थी, मुझे भरोसा भी था, और मैं तो जनता ने जब मुझे कहा था तो मैं गया था कि बीजेपी को हराना है, आप अगर टिकट देते हैं तो मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करता हूं। हमारा मकसद बीजेपी को हराना था। तो उन्होंने पता नहीं कैसे वो किया है कि जिनको कोई अनुभव नहीं है, सम्राट को कोई संघर्ष नहीं है, कोई आंदोलन नहीं, कोई पहचान नहीं है, उनको टिकट दे दी, जिससे लगता है साफ साफ कि उन्होंने बीजेपी को मदद करने के लिए इतना कमज़ोर उम्मीदवार दे दिया है। अगर हमको नहीं भी दिया था तो फिर हिना कौर 2 बार की विधायक थी, विधानसभा उपाध्यक्ष थी, कांग्रेस पार्टी की थी, हम तो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। उन्होंने बोला था पार्टी टिकट देगी तो पार्टी शामिल करेंगे, पार्टी में हम शामिल हो जाएंगे। तो हिना कौर को भी नहीं दिया, कैंडिडेट रहते हुए भी नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये साठगांठ करके बीजेपी से अशोक आपका सम्राट सिंह को टिकट दी गई है। आप हमेशा अपनी बेबाक राय रखते हैं, कांग्रेस के मसलों पर भी आप खुलकर बोल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके ये बयान कहीं कांग्रेस को असहज कर देते होंगे? हम तो असहज करेंगे ही, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वो काम किया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी बोलती है, राहुल गांधी बोलते हैं कि हमको मोदी सरकार को हटाना है, मोदी को हटाना है। तो अब क्या अशोक सम्राट सिंह क्या है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, सरकार हटा लेंगे, यहाँ से सरकार हट जाएगी असम कांग्रेस पार्टी द्वारा। कोई गंभीरता नहीं है। दिव्या सिंह ने बैठ करके और जीतू पटवारी ने बैठ करके, उनका जितेंद्र भंवर सिंह को यह है पर्यवेक्षक, उनने बैठ करके मैं फैसला कर लिया। उनके और भी अच्छे कैंडिडेट हमें नहीं दी कि कोई बात नहीं, हमको टिकट नहीं मिली तो उसका कोई हमको अफसोस नहीं है। भरोसा था, बुलाया था हमको, तब हम गए थे। तो कम से कम अच्छे कैंडिडेट को तो देना चाहिए था। वो सोचते जनता ऐसा है कि जनता बिल्कुल ना समझ है, बिल्कुल यानी मूर्ख है, हम किसी को भी डरा के छोप देंगे तो उसको वोट दे देगी कांग्रेस के नाम पर। एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी इतना बड़ा मजाक किया लोकसभा बालाघाट सिवनी के जनता के साथ में, कैंडिडेट ठीक से नहीं उतार पाए वो। तो क्या गंभीरता है, क्या मोदी को हटाएंगे? इससे तो ये लग रहा है कि वो मोदी से साठगांठ करके, बीजेपी साठगांठ करके उन्होंने ये जो उम्मीदवार लड़ रहा है सम्राट सिंह, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार मान लो उसको आप। मतलब आप अपनी और बीएसपी की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? संभावना हमारी बहुत अच्छी है, चुनाव जीतेंगे, बहुत बढ़िया संभावना है हमारी, कोई इसमें शक नहीं है। लोगों में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छा उनका हमको समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं लोगों में काफ़ी उत्साह है। हमने संघर्ष किया, लोग हमेशा लगातार पद में रहे या ना रहे, लड़ते रहे हम तो, और पहले भी लोकसभा जीत चुके हैं, लड़ते रहे हम।
लोगों के आशीर्वाद से। तो संघर्ष को लोग पहचानेंगे और अपना विचार बना करके, भावना बना करके मतदान करेंगे। हमको पूरा विश्वास है इस पर। आप महिला राजनेता हैं, महिलाओं की राजनीति में संभावनाओं को किस तरीके से देखती हैं, और इस बार चूंकि जब आपकी पार्टी ने एक महिला को उम्मीदवार बनाया है तो इससे आप कितनी उत्साहित हैं? देखिए, बालाघाट और सिवनी संसदीय क्षेत्र में पहली बार किसी महिला को प्रत्याशी बनाना ये बड़े सौभाग्य की बात है। अपन ये सोचते हैं ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होगा, अपन क्यों ना 4 तारीख को परिणाम के लिए, 4 जून को अपन परिणाम के लिए। महिलाओं के बीच आप किस तरीके से जा रही हैं, किन मुद्दों को रख रही हैं, केंद्र की राज्य की योजनाओं को किस तरीके से रख रही हैं? देखिए, अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं दी हैं। उनने लाडली बहना, अभी शक्ति वंदन कार्यक्रम जो वर्तमान में अभी चला, ये हमारे लिए सबसे पावरफुल रहा है और हम बस यही मोदी जी की योजनाओं को लेकर महिलाओं से संपर्क कर रहे हैं और इसका हमको प्लस मिल रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप के बीच किस तरीके से, चूंकि आपका चुनावी राजनीति का बहुत लंबा अनुभव नहीं रहा है, हालांकि आप जिला पंचायत के सदस्य रही हैं, पार्षद का चुनाव भी आप लड़ चुकी हैं, लेकिन इन सब के बीच कैसे खुद को शांत, स्थिर और आगे की रणनीति के लिए तैयार रख पाती हैं? चुनाव बड़ा ज़रूर पहरा लड़ रही हूँ मैं, लेकिन राजनीति में एक लंबे समय से हूँ। राजनीति के उतार चढ़ाव को मैंने देखा है और जिस तरीके से प्रत्याशी की घोषणा के बाद मैं कार्यकर्ताओं से, जनता से मिल रही हूँ, इतना सहजता से वे स्वीकार कर रही है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मुझे कहीं कोई असहजता और आरोप प्रत्यारोप है तो काम है, कहेंगे। विपक्ष का काम कहना, विपक्ष मजबूत रहना भी चाहिए, तो उससे मज़ा भी एक अलग होता है। चलिए, मेरे साथ बीजेपी का मीडिया इंचार्ज अभय कोचर हैं। अभय जी, कैसे पूरे इलेक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ यह जो इलेक्शन है ये भारत के इतिहास में सबसे सकारात्मक चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सबसे पहला उसमें मोदी जी का नेतृत्व, दूसरा ऐसे कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाना जिसने ज़मीन से उठ कर के जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, पार्षद का चुनाव लड़ा, पार्षद बना और अब वह सांसद बनने के लिए तैयार है। तो जब कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है और एक कार्यकर्ता में उत्साह आता है, वैसे ही अब जब सांसद बनने जा रहा है और बालाघाट का नेतृत्व एक भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता कर रहा है, तो मैं समझता हूँ इससे महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, ज़मीनी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है और इस उत्साह के कारण हम अभी तक के बालाघाट के इतिहास की सबसे अधिक लीड से यह चुनाव जीतने जा रहे हैं। मेरे साथ युवा जो चिकित्सक हैं डॉक्टर वेद प्रकाश लिल्हारे, वो भी मौजूद हैं। वेद जी, आप भी लगातार सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, सामाजिक जीवन में रहते हैं। आप बालाघाट ज़िले के किन मुद्दों को देखते हैं, किन मुद्दों के सहारे लोकसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए? हमारा बालाघाट ज़िला जो है वन संपदा और मैग्नीज संपदा में प्रचुर यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध, किंतु जो औद्योगिकरण यहाँ होना चाहिए था और जो लोग क्षेत्र से पलायन करते हैं बाहर, उन लोगों के लिए यहाँ पर कोई विशेष व्यवस्था अभी तक के दिनों में नहीं हुई है। और मेरा मानना ये है कि जितना हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है ये काफ़ी मात्रा में जाता है। अगर यहाँ पर उद्योग स्थापित होंगे तो यहाँ का मजदूर वर्ग पलायन नहीं करेगा। इसके अलावा जो मुद्दे हैं एजुकेशन को लेकर के, यदि हम देखेंगे तो हमारे ज़िले का प्रत्येक विधानसभा में एक एजुकेशन लेवल हर जगह का अच्छा माना जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ का एक जो शिक्षक वर्ग है आपको मध्य प्रदेश में हर जगह मिलेगा। किंतु यहाँ पर जो बड़े कॉलेजेस होना चाहिए, जैसे मेडिकल कॉलेज की घोषणा पहले कर दी गई है, वो नहीं आए। अब हो सकता है कि आने वाले समय में हुई है घोषणा तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। और साथ ही साथ जो हम लोग इतने दिनों से देख रहे हैं, तो जो फीडबैक है, जो भाजपा की जो जन कल्याणकारी योजनाएं को लेकर के लोग समझ रहे हैं, चीज़ें देर से हो रही हैं लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, भाजपा ने जो बोल रही है वो चीज़ कर रही है। तो किसी भी बड़े परिवर्तन को होने में समय लगता है और लोगों का जो फीडबैक है, हमारे पास जो हम लोगों से जो मिलते हैं और जो लोग आते हैं, वो उनका रुझान बालाघाट लोकसभा के लिए भाजपा की ओर है। अनूप बैस मेरे साथ हैं। अनूप जी, बार बार बात आ रही है कि कांग्रेस उतने दमखम से मैदान में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। प्रचार में आप लोग काफ़ी आगे हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, तो कैसे कांग्रेस का कारवां कैसे आगे बढ़ेगा?
देखिए, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार जी के विषय में मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से एक राजनीतिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। इनके दादा जो थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने अनेकों जेल यात्राएं की। इनके दादा राणा हनुमान सिंह जी, जिन्होंने 100 एकड़ ज़मीन यहाँ के किसानों के उत्थान के लिए दी, 25 एकड़ की ज़मीन राम मंदिर के लिए दी। ऐसे दानवीर परिवार से, और इनके पिता 8 साल तक बालाघाट के ऐसे विधायक रहे जो ईमानदारी और निष्ठा के लिए पहचाने जाते हैं। मैं एक विषय पर ध्यान आपका आकृष्ट और कराना चाहूँगा। भ्रष्टाचार का विषय छूट गया। भ्रष्टाचार के विषय में कहना ये चाहूँगा कि अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों की जो मोदी चालीसा सुनी, इन्होंने कहा कि हर बात के लिए जिम्मेदार जो हैं वो मोदी जी हैं। मेरा ये कहना है कि अगर पाप मैं करूँगा और गंगा आप नहा लेंगे तो मेरे पाप धुल नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात सिर्फ बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र की करें और यहाँ पर जिस तरह के भ्रष्टाचार, अभी आपने देखा कि बालाघाट नगर पालिका में जिस तरह का करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार स्वयं यहाँ के सीएमओ ने उजागर किया, और चोरी जैसे अपराध के विषय में उन्होंने कहा कि यहाँ पर 20-25 लाख रुपए प्रति माह की चोरी बालाघाट नगर पालिका में हो रही है। इसी तरह अगर हम बात करें, ये बात करते हैं कि हम यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और बालाघाट का जो जिला चिकित्सालय है, यहाँ पर एक ऑपरेशन करने का सरकारी डॉक्टर जो है वो 7,000 रुपये लेता है। तो इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त ये लोग मोदी चालीसा पढ़कर ये समझते हैं, और बार बार चेहरा बदलने से समझते हैं कि लोग, यहाँ की जनता जो है ये भूल जाएगी। बालाघाट के लोग जो हैं बहुत जागरूक हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लहर नहीं चलती, हवा नहीं चलती। यहाँ पर योग्य और निष्ठावान ईमानदार उम्मीदवार हमारे सम्राट सिंह सरस्वार के साथ हमें लहर समझ में आ रही है, और हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मुंजारे साहब, आपने बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, 80 के दशक से आप राजनीति में सक्रिय हैं। आने वाली पीढ़ी को आप किस तरीके का राजनीतिक परिवेश देना चाहेंगे ताकि वो बालाघाट ज़िले के लिए एक नई सोच के साथ आगे बढ़ सकें? यानी कि आने वाली पीढ़ी को संघर्ष के रास्ते पे चलना चाहिए, और ये चुनाव में जो शराब है, पैसा है, इसको ख़त्म करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए, इसके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। अभी ये बहुत ज़्यादा शराब, पैसा, लालच बहुत ज़्यादा चल रहा है, उससे अच्छा उम्मीदवार सामने नहीं आ पा रहा है, और बहुत गलत टाइप के लोग जो है वो चुनाव में जीत जाते हैं। तो आने वाली पीढ़ी को अच्छा अगर करना है तो उनको एक सिद्धांत पर, एक रास्ते पर चलना चाहिए। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो, और ज़िले को और देश को अगर बनाना है उनको, तो क्रांतिकारी विचारधारा पे चले, समाजवादी विचारधारा पे चले। वो बड़े चिंता का विषय है कि लोगों को मैंने देखा हूं कि मोदी जी का विकास करते हैं, तो मैं कहता हूं इतने पैम्पलेट, इतने फ्लेक्स ना लगाए, इतने प्रचार पे। मोदी जी का विकास घर पहुंच जाएगा मेरे, अगर मैं पेट्रोल डलाने के लिए जाऊं और 40 रुपये में मिल जाएगा, गैस सिलेंडर 450 में मिल जाएगा, विकास मेरे घर पहुँच जाएगा। मैं अपने बेटे की किताब खरीदने जाऊँगा, अगर वो सस्ती मिलती है उनके आने के बाद से, तो विकास मेरे घर पहुँच जाएगा। चावल लेने जाऊँगा तो मेरे को 30 रुपये मिल जाए, अभी 70 रुपये ले रहा हूँ। तो ये विकास का जो ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो ये विकास मेरे को बगैर प्रचार के मेरे घर पहुंच जाएगा। अगर ये मैं अपनी दुकानों में जाऊंगा, वहां सस्ता मिलेगा, विकास आ जाएगा। मैं सब्जी लेने जाऊंगा, विकास। तो ये चीज़ों पे बड़ी तकलीफ होती है, जो इतने विज्ञापन और फ्लेक्सों पे खर्चा करते हैं कि विकास है करके, लेकिन विकास कहीं पर नहीं है। और मैं आपके बारे में बता दूं कि ये 3 बार निर्दलीय विधायक, 1 बार निर्दलीय सांसद, जो कि मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड नहीं टूटा है, उस टाइप के क्रांतिकारी साथी। और इनकी आधी ज़िंदगी आप पता कर लीजिए जेल में गुजरी है। 23 साल की उम्र में इनने एक साथी को जब इंसाफ नहीं मिला था, और जब कॉलेज की राजनीति थी इनकी, तो तब इन्होंने थाना जला दिया था, जिसमें 3 पुलिसकर्मी जल के ख़त्म हो गए थे। वो अलग बात है, युवाओं की पूरी भीड़ थी साथ में, और उसमें भी जेल में रहे। उसके बाद गोलीकांड हुआ है। तो साथी कंकर मुजारे का संघर्ष हमने देखे हैं, और इसीलिए हम इनसे जुड़े हैं निस्वार्थ। हमको 2 रुपये की उम्मीद नहीं है, और ये चुनाव में एक बीड़ी फेंक के नहीं मारते। इतने चुनाव में इनके साथ रहा हूँ, एक बीड़ी भी फेंक के नहीं मारते, और चुनाव लड़ते हैं। और वो सिद्धांतों पे जो दूध का धुला वोट मिलता है, हम उस वोटर को भी सलाम करते हैं जो कंकर मुजारे जी को आज भी जिंदा रखे, निर्दलीय।
बिल्कुल, बहुत बेहतर तरीके से आपने अपनी बात रखी। तो आज की इस चुनावी चर्चा में हमने यहाँ के मुद्दों को टटोलने की कोशिश की, अलग अलग पार्टी के नेताओं से बातचीत की, लोगों से बातचीत की और समझा कि बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, उन्हें किस तरीके से एड्रेस किया जाना चाहिए। चूँकि अब चुनाव परवान चढ़ रहा है, प्रधानमंत्री का दौरा भी यहाँ पर होने जा रहा है, 19 अप्रैल को वोटिंग है, तो पूरे तरीके से बालाघाट लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर राजनीतिक रणनीतिक जमावट हो चुकी है।